बच्चों, आज हम अपने शरीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग ब्लड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। विज्ञान की भाषा में मानव का रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यह रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से पूरे शरीर में परिवहन करता रहता है। मनुष्य के हृदय से रक्त का सफ़र प्रारंभ होकर शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचता है और फिर वापस हृदय में आ जाता है। निश्चित तौर पर प्रकृति ने ब्लड के महत्व को देखते हुए एक सुनियोजित सिस्टम की व्यवस्था की है, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अर्थात रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम मानव रक्त एवं उसकी प्रकृति तथा कार्य को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारा रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसके मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं। आरबीसी, जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, जिसे हम श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, प्लेटलेट्स या पट्टिका, और ये तीनों घटक जिस आधार द्रव्य में उपस्थित रहते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। इस प्रकार रक्त को समझने के लिए हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा को समझना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल से, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं से। आरबीसी के नाम से स्पष्ट है, ये लाल रंग की होती है। रक्त का लाल रंग इन्हीं आरबीसी कोशिकाओं के कारण होता है। आरबीसी को ये लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ की वजह से मिलता रहता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जटिल पदार्थ है जिसमें हीम तथा ग्लोबिन नामक भाग पाए जाते हैं। ये हीम भाग, इस हीम भाग का मुख्य अवयव आयरन होता है अर्थात लौह तत्व हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक है। आरबीसी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है। आरबीसी कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यदि हम मानव रक्त में आरबीसी की सामान्य मात्रा की बात करें तो एक वयस्क मानव में आरबीसी की सामान्य मात्रा 4.0 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। आरबीसी की इस लिमिट से कम मात्रा या अधिक मात्रा दोनों सही नहीं है और ये किसी न किसी मेडिकल परेशानी का संकेत देती है। आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण हमारे बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। सामान्य रूप से आरबीसी कोशिकाओं की आयु 120 दिन की होती है। इसके पश्चात ये मृत होते जाते हैं। नए आरबीसी सेल्स का निर्माण बोन मैरो में बनता रहता है। आरबीसी का मुख्य कार्य मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है। रक्त के माध्यम से ही यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। हमारी कोशिकाएं ऊर्जा निर्माण के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः हीमोग्लोबिन ही पकड़कर वापस फेफड़ों तक पहुंचाता है और फिर हम सांस में इसे बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार रक्त में उपस्थित आरबीसी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी यह मदद करता है। रक्त का दूसरा मुख्य घटक है डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और यह हमारे इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़कर ये डब्ल्यूबीसी हमारी रोगों से रक्षा करते हैं।
डब्ल्यूबीसी को अध्ययन की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया है, ग्रैन्युलोसाइट्स एवं एग्रैन्युलोसाइट्स। ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इनमें तीन प्रकार के डब्ल्यूबीसी सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जबकि एग्रैन्युलोसाइट्स वर्ग में दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। सभी डब्ल्यूबीसी सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के संक्रमण से शरीर की रक्षा करना है। जैसे ही कोई बाहरी रोगाणु शरीर पर आक्रमण करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। डब्ल्यूबीसी के द्वारा रोगाणु की प्रकृति के अनुसार एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार रोगों से शरीर की रक्षा हो पाती है। रक्त का तीसरा घटक है प्लेटलेट्स, जिसे हम पट्टिका भी कहते हैं। इनमें भी केंद्रक का अभाव होता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये चोट लगने की स्थिति में रक्त स्राव के स्थान पर एकत्रित होकर जाल जैसा संरचना बनाकर अर्थात थक्का जमाकर ब्लीडिंग को रोकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर रक्त के उपस्थित होते हैं। हमारा शरीर लगातार प्लेटलेट्स बनाता रहता है क्योंकि प्लेटलेट्स कोशिकाओं की आयु 7 से 10 दिन की होती है। प्लेटलेट्स की मात्रा के आधार पर दो प्रकार की स्थितियां आ सकती है, लो प्लेटलेट्स काउंट और हाई प्लेटलेट्स काउंट। लो प्लेटलेट्स काउंट का अर्थ है जो स्वीकृत सीमा है उससे रक्त में कम मात्रा में प्लेटलेट्स का उपस्थित होना। इसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्थिति भी कहते हैं। इसमें ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, अर्थात रक्त का थक्का जमने में मुश्किल होती है, रक्त स्राव होता रहता है जिससे शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। दूसरी स्थिति है हाई प्लेटलेट्स काउंट। हाई प्लेटलेट्स काउंट का अर्थ है स्वीकृत सीमा से अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स कोशिकाओं का उपस्थित होना। इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कहा जाता है। यदि अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त में उपस्थित होती है तो इससे ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का जमने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों ही मुख्य घटक होते हैं हमारे रक्त के, हमारे ह्यूमन ब्लड के, और शरीर में विभिन्न प्रकार की कार्यों को करने में ये मदद करते हैं। हमारे रक्त का जो चौथा भाग है वह प्लाज्मा कहलाता है। यह मुख्य रूप से हमारा जो ब्लड फ्लूइड है उसका 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा का लगभग 92% हिस्सा पानी का बना होता है और इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स और हार्मोन्स पाए जाते हैं और यह रक्त में उपस्थित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इसका संतुलित मात्रा में होना हमारे स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक है। इसमें से किसी भी घटक के मात्रा में यदि बहुत कम या बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है तो निश्चित तौर पर यह किसी न किसी गंभीर बीमारी की ओर संकेत करता है और इस स्थिति में हमें तुरंत डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं रक्त के मुख्य कार्यों का। वैसे रक्त का जो सबसे मुख्य कार्य है वह ऊतकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना है, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर यह करता है। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है वह न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड आदि को
आदि की आपूर्ति करना। अगला कार्य है हमारे ब्लड का अगला कार्य है शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको उत्सर्जित करना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड आदि। इसका उत्सर्जन भी ब्लड के माध्यम से किया जाता है। रक्त का अगला महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिरक्षा संबंधी कार्य करना, जिसको कि हम इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस भी कहते हैं, जिसमें यह WBC की सहायता से एंटीबॉडी निर्माण कर जो फॉरेन मटेरियल होता है, जो बाहरी रोगाणु होते हैं, उससे उसकी पहचान करता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। अगला जो हमारा रक्त का कार्य है वह रक्त का थक्का जमना है, जो कि रक्त स्राव को रोकने का महत्वपूर्ण उपाय करता है। रक्त का स्कंदन करना, जिसके माध्यम से रक्त स्राव को रोकने में सहायता मिलती है। हार्मोन के परिवहन के द्वारा रक्त पूरे बॉडी में हार्मोन को पहुंचाने का कार्य करता है और जिसके बहुत सारे हमारे उपापचयी मेटाबॉलिकल फंक्शन कंप्लीट होते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में रक्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार रक्त जो है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रक्त संबंधित विकार निश्चित तौर पर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसलिए बच्चों, आप सभी को रक्त के घटकों के बारे में जानकारी होना चाहिए और रक्त को हम कैसे हेल्दी स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रक्त को हेल्दी रूप देने के लिए हमें पोषक तत्वों युक्त भोजन को ग्रहण करना है, पर्याप्त पानी पीते रहना है